प्रायः बच्चे इतिहास को एक नीरस विषय मानते हैं, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ने के बाद आपको इसमें मन नहीं लगेगा। और इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट के विषय में जानते हैं जिसे पढ़ाई करने के बाद हो सकता है कि आपको नींद भी आने लगेगी। ना केवल ये सारी बातें, इसके अलावे भी बच्चों के मन में कुछ ऐसे सवाल आते हैं इतिहास को लेकर के, जैसे इतिहास क्या है और इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, इतिहास में अलग अलग तारीखें क्यों लिखी जाती है, यानी इतिहास में काल निर्धारण क्यों आवश्यक है, इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कैसे कोई इतिहासकार या किताबों में ये बात लिख दी जाती है कि आज से 1000 साल पहले ऐसा हुआ होगा, आज से करोड़ों साल पहले ऐसा हुआ होगा, आज से 100 साल पहले ये घटना घटी है। आखिरकार ये सारी जानकारी उसे कहाँ से मिलती है, क्योंकि आज से 1 करोड़ साल पहले कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं होंगे जो इस किताब को लिख रहे होंगे। तो ये सारी जानकारी उन्हें कहाँ से मिलती है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब क्लास 6 के चैप्टर 1 में लिखा गया है, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आइए पढ़ते हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 हिस्ट्री। और स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। मैं अजीत कुमार आप सबों के लिए लेकर आया हूँ यह चैप्टर, और इसी में हम आपको बेहतर तरीके से सवालों के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे। आइए सवाल और जवाब के माध्यम से इस अध्याय को समझते हैं। और आज हम लोग पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास का अर्थ समझने के लिए आपको इस इतिहास शब्द का अर्थ समझना होगा। इतिहास दरअसल 3 शब्दों से मिलकर के बना है, इति ह जोड़ आस, यानी इति जोड़ ह जोड़ आस, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा निश्चय रूप से हुआ, यानी इतिहास में ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं, ना कि हम कंफर्म रूप से कहते हैं कि ये घटनाएं सच में ऐसी हुई होगी। और इतिहास में अगर पूछेंगे इतिहास क्या है, तो इस सवाल का जवाब होगा बीते दिनों के मानवों की कहानी को ही इतिहास कहा जाता है। अब इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें हमें मिली है जिसके विषय में हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं, और इसके विषय में जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना पड़ता है कि आखिरकार इनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे अनसुलझी चीजें हैं जिसे हम समझने के लिए इतिहास का सहारा लेना पड़ता है, यानी वर्तमान को समझने के लिए इतिहास हमारे लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इतिहास में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आखिरकार इसमें क्या हो सकता है और इसका निर्माण क्यों करवाया गया होगा। तो इन्हीं सभी चीजों को समझने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, यानी वर्तमान को समझने के लिए इतिहास हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के बिना नहीं कर सकते हैं, यानी वर्तमान में हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका अध्ययन करने के लिए हमें अतीत में यानी इतिहास में जाना पड़ेगा, तब हम जाकर के उन सभी चीजों को समझ पाएंगे। इस तरह से इतिहास को न केवल हम यही सारी चीजें समझने के लिए करते हैं, बल्कि इतिहास से हम बहुत सारे सबक लेते हैं और अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर और उनसे प्रेरणा लेकर इतिहास में हुई घटनाओं को हम अपने वर्तमान में नहीं दोहराएंगे, ताकि हमारा जीवन एक सफल तरीके से चल सके। इतिहास में बहुत सारे राजा, महाराजा, प्रजा और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक नेता रहे जिन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां की है, और उन गलतियों को देख करके हम आने वाले समय में उन गलतियों को नहीं करेंगे, ताकि हमारा संसार और हमारा समाज एक बेहतर लक्ष्य जिंदगी की ओर चल सके और इस पूरे संसार का बचाव हो सके। एग्जाम्पल के लिए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध वो भयानक घटना थी जो इतिहास को हिलाकर रख दिया था। इतिहास में सबसे ज्यादा क्षति प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से हुई। आखिरकार इसके पीछे जो गलती थी, वो गलती अगर हम आने वाले समय में नहीं दोहराएंगे तो ऐसे बड़े बड़े विश्व युद्ध दुनिया में नहीं होंगे और मानव पूरी दुनिया में जीवित बचे रहेंगे। इसीलिए हमें इतिहास का अध्ययन करना और इतिहास को पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब हम अगले सवाल को पढ़ते हैं, काल निर्धारण। इतिहास में काल निर्धारण यानी इतिहास को अलग अलग कालखंडों जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और अध ऐतिहासिक काल में बांटा गया। इसका कारण है कि इतिहास को एक बार आप नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम इसे अलग अलग कालखंडों में बांटते हैं। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में हम उस इतिहास को पढ़ते हैं जिसके विषय में हमें जानकारी है, लेकिन उसके विषय में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है।
ऐतिहासिक काल में हम मानव प्रगति की कहानी के उस भाग को पढ़ते हैं जिसमें हमें लिखित विवरण मिलता है, और अर्ध ऐतिहासिक काल में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। एग्जाम्पल के लिए ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो भारत में जो अशोक सम्राट है या उनके बाद की कहानी अगर देखें या उनसे जुड़े हुए जो भी कहानियां हैं उससे हमें क्या मिला है, उनका लिखित स्रोत मिला हुआ है। तो ऐसे काल क्या हो जाएंगे, ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे। और जैसे पाषाण काल हो गया या उस समय का अंतराल यानी मानव की जब उत्पत्ति हुई थी तो उस समय का जो काल है उसमें हमें किसी भी प्रकार की लिखित साक्ष्य नहीं मिला, तो वह है जाएंगे प्राग ऐतिहासिक काल। और वैसे इतिहास जैसे हड़प्पा सभ्यता इस समय का जो काल है इसके विषय में हमें जानकारी मिला है, इसके विषय में लिखित जानकारी भी मिली है, परंतु हम इनको अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, तो यह आ जाएंगे अर्ध ऐतिहासिक काल में। अब हमारा सवाल है इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इतिहास की जानकारी को समझने के लिए आइए भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम समझते हैं कि भारत में जो भी इतिहास पढ़ते हैं उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। भारत में जो भी इतिहास पढ़ते हैं उसकी जानकारी का दो स्रोत है, एक को हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं और दूसरे को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब किताब वगैरह जो चीज होता है, जैसे कि धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य, यानी कि या तो किताब धर्म से जुड़ा होगा या तो बिना धर्म से जुड़ा होगा। इन दोनों स्रोतों को हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत स्मारक यानी कि इमारतें, अभिलेख व सिक्के आते हैं। अब आइए इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ यानी धार्मिक साहित्य के विषय में आते हैं, जिसमें से वेद आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं, महाकाव्य जिसमें से रामायण एवं महाभारत जैसे महान ग्रंथ आते हैं, जिनमें अलग अलग कहानियां, युद्ध और अलग अलग गलतियों के विषय में बताया गया कि इतिहास में किन ने कौन सी गलती करी और उसका उन्हें कौन सा परिणाम भुगतना पड़ा। इसके अलावा भी पुराण और अलग अलग धर्मों के किताब जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी चीजों से भी हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अगर हम गैर धार्मिक किताब की बात करें तो अर्थशास्त्र जो है एक कौटिल्य द्वारा रचना, वैसे तो इस किताब का नाम अर्थशास्त्र है परंतु इसमें कूटनीति के विषय में लिखा गया है कि राजा कैसे शासन चला सकते हैं, राजा को कौन कौन सी कूटनीति करना चाहिए, इन सभी चीजों के विषय में इसमें लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र यानी चाणक्य जिसे हम कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे उनकी रचना के विषय में पढ़ते हैं और उनसे जुड़े हुए इतिहास के विषय में पढ़ते हैं। इसके अलावा भी अगर हम राज तरंगिणी की बात करें तो यह भी एक गैर धार्मिक किताब है जो कश्मीरी कवि कल्हण की रचना है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत के विषय में। पुरातात्विक स्रोत में स्मारक यानी कि इमारतों के विषय में अध्ययन करते हैं। इमारतों में भी बड़े बड़े खंबे और मंदिरों में पड़े हुए शिलालेख के मदद से हमें जानकारी मिलती है। उसमें तरह तरह के विषय में राजा ने इस मंदिर का निर्माण कब करवाया, कहाँ करवाया, क्यों करवाया, इन सभी चीजों के विषय में लिखे रहती है, तो उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा भी अभिलेख यानी कि उस समय की पुराने समय की किताब है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। और पुराने समय में अगर किसी राजा ने कोई सिक्के चलवाए हैं तो उन सिक्कों से भी हमें इसके विषय में यानी इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा विदेशी यात्री जो दूसरे देश से हमारे देश में यात्रा करने के लिए इतिहास के समय में आए होंगे, अभी अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में घूमने के लिए आता है या आप कहीं दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हैं तो आप मोबाइल कैमरा या वीडियोग्राफी के माध्यम से ब्लॉगिंग करते हैं, परंतु इतिहास में यही ब्लॉगिंग लिखित रूप में किया जाता था। वह जो भी चीज देखते थे उसे अपनी किताबों में लिखते थे और उसकी तुलना अपने देशों से करते थे। तो ये सारी चीजें इन सभी अभिलेखों जिसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये था इतिहास की जानकारी का स्रोत और इसके ही साथ यह अध्याय होता है समाप्त। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस।